नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो प्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @UP ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसडी के करंट अफेयर है सारी जो है आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दी है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में ये हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, ये जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देखते रहिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से टेस्ट नंबर 6 करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए। आइए चलिए शुरुआत करते हैं जीएस सेक्शन से। एंशिएंट हिस्ट्री शुरुआत करेंगे, जिस क्रम में सिलेबस लिखा हुआ है उसी क्रम में हमारी टेस्ट सीरीज होती है। पुरुषणी, विपाशा, अस्किनी, एक कॉलम लिखे हुए हैं ऋग्वैदिक नदियों के नाम, और इस समय जो उनके नाम है आधुनिक नाम है, उनसे आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर इस पर्टिकुलर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2 और 3 सही मिलाए हुए हैं। अस्किनी जो है उसको हम चिनाब के नाम से जानते हैं प्रेजेंट में, विपाशा को व्यास के नाम से जानते हैं। हालांकि पुरुषणी जो है उसका मॉडर्न नाम जो है रावी है, झेलम नहीं है। झेलम का क्या है? वितस्ता है, जिसके किनारे जो है युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। बाकी टेस्ट सीरीज का पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है आपके फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप में, उसको भी देखते रहिएगा। लोगों को ज्वाइन करवाई ज़्यादा जो लोग हैं। अब इसमें एंशिएंट नाम और आधुनिक नाम जो है नदियों के लिखे हुए हैं, एक बार इन पर नज़र जरूर डालिएगा, ठीक है। और खासकर उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई नदी है तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। इसमें मैंने देखा है कि वो पूछते हैं जो आप गेस नहीं कर सकते हैं, जैसे नाम मिलते जुलते जो है वो नहीं पूछते हैं। सदा नीरा गंडक ही पूछा जा चुका है, नाम नहीं मिल रहा है। उसके बाद आपका वितस्ता झेलम ही कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि जो एंशिएंट नाम है मॉडर्न नाम से काफ़ी अलग है। अस्किनी चिनाब भी पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि सुत्त पिटक में बुद्ध की मुख्य शिक्षाएं और धम्म शामिल है, धम्म के सिद्धांत। इससे निम्नलिखित में से किस निकाय या संग्रह में विभाजित किया गया है? 5 में विभाजित किया गया है। नाम किन किन के लिखे हैं? इसमें खुंदक निकाय का लिखा है, मध्यम निकाय का लिखा है, संयुक्त निकाय का लिखा है, ठीक है। और कौन कौन सा बच रहा है? अंगुत्तर निकाय बच रहा है और दीघ निकाय बच रहा है। तो ये चारों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, 5 के, जिनमें विभाजित किया गया था। इनको भी एक बार देखिएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा आंसर डी होगा 2 में। अगला सवाल हर्षवर्धन से और उसके शासनकाल से है। हर्षवर्धन के अधीन 2 प्रकार के राज्य थे, एक सीधे उनके अधीन था और दूसरे जो फिडिट्रीज थे यानी सामंत थे। तो हमको बताना है कि कौन से उनके अंतर्गत नहीं आते थे, जिनको हम कह सकते हैं डायरेक्टली वो कह सकते हैं फिडिट्री रूल करते थे। तो बंगाल, कलिंग, गुजरात, ये तो उनके अंतर्गत आते थे, उनके अधीन डायरेक्टली। लेकिन नेपाल का रीजन था, सिंध का था, ठीक है, ये सब आते थे उनके सामंत क्षेत्र, यानी कि इनमें सामंत उनके रूल करते थे, या इसको इनडायरेक्ट रूल कहा जा सकता है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष क्षेत्र यानी कि डायरेक्ट टेरिटरीज जो थी वो कौन कौन सी थी? हर्ष की सेंट्रल प्रोविंस, जो इस समय उत्तर प्रदेश के नाम जाना जाता है, बंगाल, कलिंग, ओडिशा, राजपुताना और गुजरात का क्षेत्र। और फिडिट्रीज कौन कौन से थे? आपके जलंधर, कश्मीर, कामरूप यानी कि असम, सिंध और नेपाल। हमारा अगला सवाल, समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिक्कों में वीणा बजाते हुए उसको चित्रित किया गया है, ठीक है, ये कथन सही है। उसके बाद है कि आर्डेंट फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, मतलब वैष्णविज्म को फॉलो करता था लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी वो सहिष्णु था। सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। उसके बाद अगम सूत्र या अगम के बारे में बताना है। अगम लिटरेचर के बारे में पहला कथन दिया हुआ है कि बुद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं। ये वाला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए बुद्ध की जगह जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं आपके ये। उसके बाद ये लिखे गए हैं अर्धमागधी में, या फिर कह सकते हैं प्राकृत में। प्राकृतिक मतलब प्राकृत की एक प्राकृत भाषा में का एक जो डायलेक्ट है, सब एक रूप है, अर्धमागधी, उसमें लिखे गए हैं। सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ओनली करेक्ट, ठीक है, केवल दूसरा करेक्ट है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की जगह या फिर बुद्ध धर्म की जगह जैन आना चाहिए। अभी सवाल है, इसमें आप लोग कहेंगे काफ़ी टफ है ये, देखने में तो है भी, स्टेट पीसीएस लेवल तक का है, लेकिन कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं। अगर गांधी जी के आंदोलनों को आप जो है क्रम में लगाना जानते हैं, जिसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी ने सबसे पहले किया, ठीक है, फिर जो है चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट, इस तरीके से के करके एक आपका वो बनता है, कह सकते हैं जो भी कोड वर्ड है उसके हिसाब से काम करती चीज़ें। तो खेड़ा का इसमें लिखा हुआ है किसान आंदोलन चंपारण का, तो कुल मिलाकर आपको ये पता चल गया कि पहले जो है चंपारण आएगा, बाद में खेड़ा आना चाहिए। तो इसमें इस तरीके से आप बना लीजिए, चंपारण यानी 2 से शुरू होगा और फिर बाद में जो है खेड़ा जरूर आएगा, ठीक। तो 2-1 जहाँ पर है उसी को हम करेक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई गलती कर दी। 2-1 के बाद 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ सकता है, क्योंकि रोलेट के बाद जो है जलियांवाला बाग कांड हुआ था।
रॉलेट सत्याग्रह के बाद जलियांवाला बाग हुआ था, तो ये एक बार फिर से हमारा ही सही हो गया। 214 ये क्रम किसी में नहीं है, तो ये बाकी सारे डिस्कार्ड हो गए और इस तरीके से आपका आंसर सही हो गया। तो कभी कभी आप लोग परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे की ईयर क्या आपको याद है, मुझे भी नहीं याद होंगे ऑब्वियसली, लेकिन मुझे इतना पता है किसके बाद कौन सा आएगा और फिर जो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे रिटर्न एक्सप्लेनेशन दिखाया गया है, आप जो है इसमें देख सकते हैं। उसके बाद हमको बताना है द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 की क्रांति पर ये किताब किसने लिखी थी हमको बताना है। तो लिखी गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, यानी वीडी सावरकर। वीडी सावरकर का नाम बेसिकली जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दो ऑर्गेनाइजेशन है इनको जरूर देखना चाहिए, एक है मित्र मेला और दूसरा है अभिनव भारत। ठीक है, ये दो नाम आपको जरूर याद रखने हैं। बाकी हिंदू महासभा से इनका कनेक्शन वगैरह सभी को पता है। हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट ये रहे हैं 1937 से 43 तक। उसके बाद इसमें भिकाजी कामा का नाम दिया हुआ है, हमने पिछले वीडियो में बता दिया कि वंदे मातरम जर्नल के लिए आप याद रखेंगे। उसके बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा का जो आपका सोशलॉजिस्ट नाम का इन्होंने चलाया था अखबार वो, और इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना करी थी। इंडिया हाउस की स्थापना किस देश में करी गई थी, कहाँ पर, ये आप हमको कमेंट करके बताइए जल्दी से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं था, यानी मिलिटेंट नेशनलिज्म जो ग्रो हुआ था उसके लिए कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं था। तो इसमें देखिए ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो ये था बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस का विचार आया था, तभी जो है राष्ट्रवाद का विचार आया। फिर उसके बाद यूरोपीय श्रेष्ठता के मिथकों को तोड़ा गया था, कई बार यूरोप हारा भी था उस दौरान अलग अलग देशों से। एक प्रशिक्षित नेतृत्व का उद्भव हुआ था लाल बाल पाल के नेतृत्व में। जो कारक नहीं था वो ये है कि ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये तो कैसे हो सकता है, ग्रोथ होता तो ये विरोध होता ही क्यों, यहाँ पर ग्रोथ की जगह होना चाहिए था डिक्लाइन। ठीक है, डिक्लाइन होता तो यहाँ पर ये सही हो जाता। अभी कुछ एक्ट्स हैं, चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉर्लेमेंटो सुधार वगैरह, इनके बारे में एक नज़र जरूर आप मारा करिए, और खासकर एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम के पहले आप इसको देखेंगे ज़्यादा सही रहता है, वरना हम पढ़ते रहते हैं लेकिन ये हमको कभी एक्जैक्टली याद नहीं होता है। इसमें कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उनके कर्मचारियों के खर्च का पूरा बोझ भारतीय राजस्व पर होना चाहिए, ये किसमें प्रावधान किया गया था, तो प्रावधान किया गया था 1793 के चार्टर एक्ट में। अच्छा, ये प्रावधान खत्म कब किया गया था, ये अगर पूछ लें तो उसका आंसर आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक, ये प्रावधान जो है किस अधिनियम से खत्म हुआ था, चलिए इसमें बता देते हैं आपको आंसर, कुछ लोग नहीं सर्च कर पाएंगे। 1919 के अधिनियम से जो ये बर्डन जो है भारतीय राजस्व पर डाला गया था, इसको हटा लिया गया था। उसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है कि दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में रामसे मैकडोनल्ड द्वारा जो सांप्रदायिक पंचायत पूना पैक्ट भारत सरकार अधिनियम, ये सब जो घटनाएं हैं किसके कार्यकाल में हुई थी बताना है। तो ये हुई थी लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर ए। हमारा इसमें सवाल है कि पश्चिमी मरुस्थल, न्यूबियन मरुस्थल, कलाहारी मरुस्थल जो है ये सब आपको वैसे तो पता है कि अफ्रीका में आते हैं, लेकिन किस कंट्री में आते हैं उसमें आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही बिलाया हुआ है। ठीक है, तो अफ्रीका का मैप यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर सहारा आप पूरा देख पा रहे हैं, ये आपका इसके नॉर्दर्न पार्ट में फैला हुआ है, और ये कलाहारी डेजर्ट जो है ये थोड़ा सदर्न पार्ट में है, और एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट और है नमीब, और आपका एक और जो पूछा है हमारे क्वेश्चन पेपर में न्यूबियन डेजर्ट वाला, वो यहाँ कहीं है। ठीक है, यहाँ नील के पास। पहला सही मिलाया हुआ है वेस्टर्न डेजर्ट जो है ये आपका इजिप्ट में है, उसके बाद न्यूबियन ये आपका सूडान में है, कलाहारी जो है आपका बोट्सवाना में, देख लिया हमने। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, 1, 2 और 3 सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन है साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, ये वन कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। साल का नाम आते ही अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर ये चीज़ पाई जाएगी मॉइस्ट डेसिडिवस फॉरेस्ट में, जहाँ पर काफ़ी वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हमको कमेंट करके बताइए कि दो ऐसी जगहों के नाम भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा जहाँ पर ये आपको साल मिल जाएगा, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। अब इसमें आईएसएफआर रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा है। आईएसएफआर जो है 2021 वाली जो है दिसंबर तक आएगी, तब तक हमको यही पढ़ना है, और इस एग्जाम पीईटी के लिए यही पढ़ना है हमको, इसी का डेटा याद रखना है। मिजोरम के 85.41 भाग पर 1 है, इसमें कहा गया है कि मेघालय में इतना है। ठीक है, मणिपुर में इतना दिया हुआ है, जबकि मणिपुर में इतना नहीं है, मणिपुर में 75% समथिंग करीब है, तो ये वाला नॉट करेक्टली मैच्ड है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 और 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बताना है डैश भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है, तो डैश यहाँ पर हो जाएगा आपका ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। अब हमको कमेंट करके बताइए कि कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक कौन है। ध्यान रखिएगा भंडार नहीं पूछ जा रहा है, उत्पादक कौन है, कमेंट करके बताइए। कोल यानी कोयले का। उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको इन टाइगर रिजर्व को बेसिकली लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में जो है, फिर उसके बाद आएगा आपका रणथंभौर टाइगर रिजर्व, और फिर आएगा मुकुंदरा हिल्स। तो इस तरीके से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, डी, इस तरीके से बन जाएगा। एक छोटा करेक्शन करेंगे यहाँ पर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व शायद मैंने बिहार बता दिया है, बिहार नहीं है, बिहार में जो है एक्चुअली यहाँ पर करेक्शन करेंगे, मैंने सही बताया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये आपका बिहार में पड़ेंगे। ठीक है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ेंगे, ना कि उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 अप्रैल मतलब कह सकते हैं अप्रैल 2021 में कितना जीएसटी कलेक्ट किया गया था आपको बताना है। ये सब भी आ सकता है एग्जाम में, लेटेस्ट आंकड़ा याद रखिएगा एग्जाम के लिए। वैसे जीएसटी कलेक्शन हुआ था कुल मिलाकर 1.41 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए।
कृषि अवसंरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है AIF, ये सेंट्रल स्कीम है, ये कब से कब तक के लिए है, इसकी ड्यूरेशन बताना है आपको। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 2020 से 29 तक। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में कुल बागवानी उत्पादन 2014 के बाद से बढ़ा है, सही है ये। उसके बाद भारत दुनिया में फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है विश्व में, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। अगला सिंपल सवाल, PM कुसुम योजना किससे संबंधित है? तो अगर आपको मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव पता है तो आप इसमें कर लेंगे। जैसे सोलर पंप दिए जा रहे हैं फार्मर्स को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एसोसिएटेड है। इसके नए मंत्री कौन बने हैं न्यू कैबिनेट में, ये आप हमको कमेंट करके बताइए। PM किसान मानधन योजना 60 वर्ष की आयु के बाद के सभी छोटे और सीमांत किसानों जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम खेती योग्य भूमि हो, उनको कितनी पेंशन मिलती है? ये BPSC पूछ भी चुका है, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम नई पुरानी दोनों आती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, 3000 पेंशन मिलती है मानधन योजना के तहत। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन एक संघीय व्यवस्था में किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑब्वियसली ये प्रदान करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सिंपल सा एक पॉलिटिक क्वेश्चन, हमको उस आर्टिकल का नंबर बताना है जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में अभ्यास यानी कार्य करने में सहायता सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल होता है, तो दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 74 में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आपको बताना है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये प्रकृति में फेडरल नेचर की है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि 17 के केंद्रीकरण पर आधारित है, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ। देखिए वैसे शक्तियों के विभाजन पर आधारित है, लेकिन विकेंद्रीकरण नहीं यूज कर सकते, सेंट्रलाइजेशन ही शब्द यूज करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में कई क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसमें पूछा है, बेसिकली पूछा है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। तो इस पर लिखा हुआ है कि इसमें केवल संसद के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट शब्द यहाँ पर लिखा होता तो ये मामला सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट लिखा है, इसमें केवल निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, लेकिन इसमें जो है निर्वाचित लिखा होना चाहिए, इंक्लूड्स द इलेक्टेड मेंबर्स। यहाँ पर अगर इलेक्टेड लिख देते तो सही हो जाता, तो इसमें आंसर हो जाएगा 2, मतलब डी, यानी कि दोनों ही गलत स्टेटमेंट है, दोनों नॉट करेक्ट है। एक्चुअली यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभाओं के राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या होता है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है और पहला भी गलत है इसमें। उसके बाद हमको बताना है कि कौन लोकसभा के विघटन में व्यक्तिगत यानी जो है लैप्स नहीं होता है। तो सरकारी आश्वासनों पर समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद लंबित जो आश्वासन होते हैं वो लैप्स नहीं होते हैं, उसको आगे चुनी गई लोकसभा को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय लोकसभा, अगर राज्यसभा ने मतलब लोकसभा ने बिल पारित नहीं किया है और वो राज्यसभा में पेंडिंग है, तो आगे की सरकार में आगे की लोकसभा में उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसको लैप्स नहीं किया जाएगा। उसके बाद अब बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस बट रिटर्न्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउसेस, यानी कि दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका है विधेयक, लेकिन सदनों के लिए पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति द्वारा लौटाया गया है, तो विधेयक लैप्स नहीं होगा, आगे की लोकसभा पर उसको विचार करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। ऊपर के जितने मद लिखी हैं उनके तहत बिल लैप्स नहीं होगा अगर लोकसभा का विघटन हो भी जाता है तो। उसके बाद साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं, कौन सा सही है आपको बताना है इसमें। ट्रांसमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, बेसिकली एंटीना की मदद से रेडियो तरंगे उत्पन्न करने का काम करता है, सही। उसके बाद ट्रांसमिशन चैनल वह माध्यम है जिसके माध्यम से रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं, भी सही। तो हमारा आंसर उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, ठीक है। इसके बाद स्टैटिक साइंस का क्वेश्चन है कि आविष्कारक के नाम से आपको देखना है कौन सा यहाँ पर गलत सुमेलित है। तो इसमें थर्मस फ्लास्क जेम्स डिवार सही है, रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट सही है, वर्नियर कैलिपर पियर वर्नियर, ये तो नाम से पता चल रहा है। हालांकि इसमें जॉन लॉगी बेयर्ड को लिखा हुआ है यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन के सामने, जो कि गलत है। जॉन लॉगी बेयर्ड जो है किसके हैं आविष्कारक, क्या टेलीविजन के आविष्कारक हैं वो, आप हमको कमेंट करके बताइए। बाकी यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है पहला, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है। उसके बाद साइंस का फैक्चुअल सवाल पूछा है, सोने का घनत्व जो है डेंसिटी पारे के घनत्व से अधिक होता है, ये गलत है, पारे का ज़्यादा होता है सोने से, ठीक। डेंसिटी जो है मरकरी की ये जो है लेस देन होती है स्टील के कंपैरिजन में, तो ये वाला सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सेकंड ओनली करेक्ट, बी। ये थोड़ा एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं, पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। वायरल डिसीज कौन सी है, वायरल डिसीज कर्ली टॉप है, मोजाइक लीफ है, बड ब्लाइट भी है। अब ये किन किन फलों में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 and 3। कोई बता सकता है कि ये किन फलों में होती है, आप कमेंट करके बताइए। जो लोग उत्तर नहीं खोज पाए थे वो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सी बीमारी किस फल में या किस सब्जी में होती है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किस में फाउंड नहीं किया जाता है। तो ये मतलब मिलता है केंचुओं में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए क्लोज्ड और ओपन में जो बेसिक अंतर क्या है, क्लोज्ड में क्या होता है कि ब्लड फ्लो किससे होता है, कैपिलरीज के माध्यम से, ठीक, कैपिलरीज। और ओपन में क्या होता है कि ब्लड ऐसे ही बहता रहता है ओपन कैविटीज में, ठीक। तो ये जो है ये सिस्टम क्लोज्ड वाला स्पाइडर में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी। अशुद्ध वर्ग पर राय आपको चुनना है इसमें से, तो सुकुमार मृदुल मृसरण यहाँ पर लिखा हुआ है, सही है। उसके बाद वनीता ललना और वामा आप पहचान चुके हैं, यहाँ पर सारे नारी के पर्यायवाची लिखे हुए सही है। और उसके बाद अदा चौचला नखराई लिखा हुआ है, तो ये नाज के पर्यायवाची हैं।
उसके बाद बढ़ाई कीर्ति यश लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बढ़ाई होना चाहिए। ठीक, वर्तनी गलत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बढ़ाई लिखा हुआ है, बढ़ाई, तो यहाँ पर ये वाला हमारा गलत है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। शुश्रूषा शब्द का पर्यायवाची, हालांकि इसकी स्पेलिंग भी नोट करिएगा, ये जो है स्पेलिंग में ज़्यादा पूछा जाता है वर्तनी में, वर्तनी शुद्धि वाले प्रश्न में। बाकी खिदमत, सेवा करना, खुशामद करना, ये शुश्रूषा के सभी पर्यायवाची होते हैं। समूहवाचक संज्ञाएं डैश होती हैं, तो पहले तो समूहवाचक संज्ञा आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। कुछ समूहवाचक संज्ञाओं के नाम लिखते हैं, जैसे कि मंडल, उसके बाद दल, उसके बाद लिख देंगे हम जैसे वर्ग, सभा, भीड़, समिति। तो इसमें डैश होती है लिखा है, तो ये ऊपर वाले हो गए पुल्लिंग में, मंडल, दल, वर्ग वगैरह, वृंद वगैरह। उसके बाद ये भीड़, सभा, समिति, ये सब हो गए आपके स्त्रीलिंग वाली। तो हम लोग कह सकते हैं समूहवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कहा है कि गधे की डैश इसलिए होती है क्योंकि घोड़ा उसकी डैश अधिक दौड़ता है। ठीक है, तो इसमें दो कोई शब्द लेने हैं हमको अप्रोप्रिएट। गधे की उपेक्षा इसलिए होती है क्योंकि घोड़ा उसकी अपेक्षा तेज दौड़ता है। तो अपेक्षा उपेक्षा में आपको मतलब पता होना चाहिए, तो आप इसमें फिल कर सकते थे, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसमें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में बताना है आकर और आकार। तो आकार का मतलब आकृति होता है, आकार मतलब होता है खान। ठीक, चिर का मतलब होता है आपका पुराना, और चीर का मतलब होता है कपड़ा, मंदिर का मतलब देवालय, और मंदिरा का मतलब अश्वशाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम का मतलब होता है लगातार, जबकि यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, डी जो है ये अशुद्ध विकल्प है। अब इसमें आपको इस फ्रेज का मीनिंग बताना है। देखिए फ्रेज आप लर्न नहीं कर सकते हैं, अगर आप एसएससी के छात्र हैं तो वैसे आपको फ्रेज आते होंगे, लेकिन मान लीजिए किसी को फ्रेज नहीं पता, आपको तुक्का लगाना है, थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचिएगा इसमें। हार्ट ऑफ ओक, ओक का हृदय, ओक पेड़ जो है उसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है, तो हृदय अगर लकड़ी जैसा मजबूत है मतलब पर्सन जो है करेजियस है, बहादुर है। ठीक, थोड़ा सा ये हिंदी से भी जोड़ के एक बार देख सकते हैं अगर आ गया इस तरह का फ्रेज, तो अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है उसका आंसर। अब इसमें इसको इनडायरेक्ट सेंटेंस या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। शी सेड टू देम डिड यू हैव एनी डाउट्स। ठीक है, तो सी आस्क्ड देम वेदर दे हैड एनी डाउट। इसमें एक हैड को डिलीट कर देंगे तब जाकर सही हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा आ गया इसमें। अब इसमें एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हु व्हाट डज नॉट इंक्लूड इन ट्रू पावर। तो ट्रू पावर आप वर्ड ढूंढ लीजिए, यहाँ पर ट्रू पावर की बात कहाँ पर हो जा रही है। तो वी स्पीक ऑफ 5 ट्रू पावर्स मीन्स 5 काइंड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी किसको किसको बताया है बुद्धिज्म ने, फेथ, डिलीजेंस, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन, इनसाइट। अब इसमें डज नॉट इंक्लूडेड में आप देख लीजिए कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो जैसे कंसंट्रेशन इंक्लूड हो रहा है, काट दीजिए पेपर में, इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। ठीक, उसके बाद डिलीजेंस मिल गया, काट दिया, इनसाइट मिल गया, काट दिया, हैप्पीनेस नहीं दिया हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, OMR में लगा दिया। उसके बाद व्हाट मोस्ट पीपल कॉल पावर, बुद्धिस्ट कॉल देम क्रेविंग। 5 टाइप ऑफ क्रेविंग जो बताई गई हैं, वेल्थ, फेम, सेक्स, फैंसी फूड एंड लॉट्स ऑफ स्लीप। तो इसमें कौन सा जो है क्रेविंग्स में इंक्लूड इन्होंने नहीं किया है, बाकी सब इंक्लूड किया है। देखिए इसमें लॉट्स ऑफ फूड इंक्लूड किया है, यानी ज़्यादा खाना, भोजन। तो इसमें भोजन कोई क्रेविंग नहीं है, वो तो ज़रूरत है, लेकिन उसको ज़्यादा खाना या ज़्यादा अच्छा खाने की बात अगर कही जाएगी या बहुत महंगा खाने की बात कही जाएगी तो बुद्धिज्म में उसको क्या कहते हैं, क्रेविंग मान रहे हैं। ठीक, तो ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज चलेंगे हम लोग। तो जैसे उसमें फैंसी फूड दिया है, लेकिन फूड जो है वो इनके अकॉर्डिंग क्रेविंग नहीं है, फैंसी फूड है, तो इसमें हमारा आंसर सी होगा। पैराग्राफ छोटा सा है, इसमें बता रहे हैं कि 5 पावर्स आर द फाउंडेशन ऑफ व्हाट। तो फाउंडेशन ऑफ रियल हैप्पीनेस यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको यहाँ पर भी आप ढूंढ लेंगे ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें बताना है चाइना से बाउंड्री कौन नहीं शेयर करता है। ज्योग्राफी में जो पड़ोसी स्टेट वाला दिया हुआ है, पड़ोसी देश वाला, उससे है, तो जम्मू कश्मीर नहीं शेयर करता है, लद्दाख करता है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। अब कुछ देशों के नाम है, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया, रोमानिया। ये किसके राउंड आते हैं, ये ब्लैक सी के राउंड आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब इनमें कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, हाल में जो अभी चीफ मिनिस्टर्स बने अलग अलग स्टेट्स ड्यूटीज़ के। तो इसमें जोर थंगमा ये मिजोरम के बने हैं, जोरम थंगमा, और नेफुई रियो ये बने हैं नागालैंड के, एन बीरेन सिंह मणिपुर के हैं ही, एन रंगास्वामी जो है ये पुडुचेरी के बने हैं। ठीक, पुडुचेरी के, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है ओडिशा। ओडिशा के तो नवीन पटनायक है काफ़ी दिन से। कौन सा दिवस मई के महीने में नहीं मनाया जाता है, तो इसमें वर्ल्ड नो टोबैको डे आखिरी दिन मनाया जाता है 31 मई को। कॉमनवेल्थ डे तो मई में ही होता है, रेड क्रॉस डे मई में होता है, लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे ये होता है 1 जून को। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद कौन सा धरोहर स्थल जो है गलत मिलाया हुआ है, रानी की वाव पाटन गुजरात में है। अच्छा, मुझको ये कमेंट करके बताइए कि जिस रानी की वाव की हम बात कर रहे हैं ये किसकी पत्नी थी, किस शासक की पत्नी थी रानी। अजंता एलोरा केव्स जो है महाराष्ट्र में है, सही है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में है, सही है। उसके बाद सन टेम्पल जो है ये ओडिशा में होना चाहिए, जबकि तमिलनाडु दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ट्रेडिशनल रॉड पपेट्री जो होती है बिहार में, इसको क्या बोलते हैं, ये बीपीएससी के लिए जरूरी है, तो इसको बोलते हैं यमपुरी, ऑप्शन नंबर ए यमपुरी। रॉड वाली कठपुतली कला को 3 राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे पुतुल नाच बोलते हैं पश्चिम बंगाल में, काठी कांधे बोलते हैं उड़ीसा में, और यमपुरी बोलते हैं बिहार में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है, तो ये है आपका तिरुवनंतपुरम में, केरल में, ऑप्शन नंबर ए। माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज ये किताब किसकी है, किताब है ममता बनर्जी की, ऑप्शन नंबर बी।
ममता बनर्जी की जितनी भी किताबें आई उनको यहाँ पर लिख दिया गया है। उपलब्धि, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज, इंडिया इन डिस्ट्रेस, वाई वी आर सिंग नो टू नो सी ए, नो एनआरसी, नो एनपीआर, अ वर्ल्ड विदाउट वाटर। ऑप्शन, तो इसमें हमारा आंसर बी होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के बताना है के बारे में बताना है। इसे अपनाया गया था 1997 में क्योटो जापान में, और ये इंटर्ड इनटू फोर्स यानी अस्तित्व में आया था 2006 में। ये लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, 2005 में अस्तित्व में आया था, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। ठीक है, और रॉन्ग ही बताना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। आप हमको कमेंट करके बताइए कि ये क्योटो प्रोटोकॉल है ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, 2 शब्दों में आपको बताना है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है आपको 2 शब्दों में बताना है। मई 2021 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? मई तक 51 थे, अब 52वां आ चुका है। ठीक है, 52वें का नाम सभी को पता ही, हमने पिक भी डाली थी। 51वें का नाम जो है श्रीविल्लीपुतुर मणिमेगलाई टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु का वो था, ये 51वां बना था। 52वां जो है बना था राजस्थान की तरफ से। इस समय भारत में 106 नेशनल पार्क हो गए हैं। 2 लगातार जो बने हैं वो असम से आए हैं। पहला है रायमोना नेशनल पार्क और दूसरा है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। और बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 हैं, 12 ऐसे हैं जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल हैं। ये सब चीज़ें जबान पर रट लीजिए। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आप इसमें जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से पैराग्राफ को, और फिर क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें लेखक की प्रतिज्ञा केवल शाब्दिक रूप में किस तरह पूरी होगी, तो इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथक निर्वाचन के वापस लिए जाने से। अगला सवाल है, लेखक मालाबार और ओडिशा में किससे मिला था? तो लेखक किससे मिला था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यों से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जहर का समानार्थी शब्द नहीं है? ठीक, जहर का समानार्थी शब्द जो है कलकूट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, लेखक ने किस कारण से ये कहा कि लोग अगर मुझ पर हंसे नहीं तो मैं धीरे से अपना एक दावा पेश करना चाहूंगा? तो किस कारण ऐसा कहा? जन्म से तो लेखक जो है अस्पृश्य था, लेकिन अपनी पसंद से अस्पृश्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही होगा बी। अगला सवाल है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो उचित शीर्षक रहेगा यहाँ पर अस्पृश्यता का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर डी। डूबते को तिनका का सहारा मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो संकट में पड़े व्यक्ति के लिए थोड़ी सी मदद भी काफ़ी होती है, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से घिग्गी बांधने का अर्थ क्या होता है? तो घिग्गी बंधने का अर्थ होता है डर के मारे किसी का चुप हो जाना, बिल्कुल डर के मारे मुंह से एक बोल ना निकल पाना, ऑप्शन नंबर डी। भी पैराग्राफ आप पढ़िए, इसमें मैं आंसर बताने जा रहा हूँ आपको, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, फिर खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब बाघ ने बकरे को देखा तो बकरा क्या कर रहा था? तो पैराग्राफ के अनुसार बकरा आराम से बैठा वहां पर जुगाली कर रहा था, ऑप्शन नंबर सी। लंबे लंबे दाढ़ी मुंह भाकुर क्या क्या फल खाए हो वन के ठाकुर, ऐसा बाघ ने बकरे से क्यों पूछा? तो ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि पैराग्राफ के अनुसार बाघ डरा हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। काटो तो खून नहीं, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ होगा स्तब्ध रह जाना, ऑप्शन नंबर सी। ये जो सवाल है और जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावनाएं। अभी हाल में कुछ महोत्सवों का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, काला नमक चावल महोत्सव, गुड़ महोत्सव। तो ये कहाँ कहाँ पर हुए हैं आपको बताना है। जैसे इसमें बताया जा रहा है स्ट्रॉबेरी महोत्सव सिद्धार्थनगर में हुआ है, जो कि गलत है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में हुआ है, ठीक है। और काला नमक चावल तो वर्ल्ड डिस्ट्रिक्ट फूड प्रोडक्ट का पार्ट है सिद्धार्थनगर का, तो ये आपका सिद्धार्थनगर में हुआ था। और गुड़ महोत्सव, वैसे तो गुड़ जो है प्रोडक्ट अयोध्या का है, लेकिन लखनऊ में इसका महोत्सव हुआ था, ये सही है। आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ओनली, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी महोत्सव हैं इनको एक बार नोट कर लीजिए, इनसे आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। केला महोत्सव कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। उसके बाद बताना है अर्जुन सहायक परियोजना एक सिंचाई परियोजना है, किस नदी पर बनाई जा रही है? तो ये बनाई जा रही है धसान नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में देश भर के कुल 111 शहरों की रैंकिंग जारी की गई थी। इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को इसमें शामिल किया गया था? उत्तर प्रदेश के शहर इसमें शामिल थे 14, ऑप्शन नंबर बी। बाकी डिटेल दी हुई है कि इसमें कौन सा कितने स्थान पर था। इस इंडेक्स में बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश से लखनऊ शीर्ष पर रहा था, वाराणसी दूसरे पर, और झांसी ने छोटे शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। ये भी एक बार नोट करिएगा आप। उसके बाद है कि विट्सन रीफ चर्चा में था, ये कहाँ पर अवस्थित है? तो विट्सन रीफ चर्चा में था, ये अवस्थित है स्प्रैटली द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर ए। बाकी स्प्रैटली द्वीप की लोकेशन आप एक बार मैप में जरूर देखिएगा, ये फिलीपींस सी में स्थित है। यूएई सरकार से हाल में गोल्डन वीज़ा किसने प्राप्त किया है? ये प्राप्त किया है संजय दत्त ने, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में एक 25 वर्षीय कश्मीरी महिला हाल में सबसे कम उम्र की महिला पायलट बन गई हैं। तो महिला पायलट बनी है कश्मीर से आयशा अजीज़, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति किसमें हुई? ये भारत के 2 चुनाव आयुक्तों में से एक चुने गए हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा हैं, एक ये है अनूप चंद्रा, और एक और का नाम आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। भारतीय नौसेना और यूरोपीय नौसेना बल का पहला युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था आपका गल्फ ऑफ ईडन में, ऑप्शन नंबर सी। स्वामित्व स्कीम जो है ये किस ओकेजन पर लॉन्च की गई थी? तो लॉन्च की गई थी अप्रैल मंथ में, जब नेशनल पंचायती राज डे होता है। स्पेसिफिक तारीख आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई एम नो मैसिया, ये किताब किसकी है? आई एम नो मैसिया किताब लिखी है सोनू सूद ने, ऑप्शन नंबर डी।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग बात करेंगे रीजनिंग, एप्टीट्यूड और डेटा इंटरप्रिटेशन के सेक्शन की। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड से ये सवाल है 31 नंबर। किसी विकास की बात हो रही है, वो 1/4 यानी कि 25% अपनी सैलरी का कृषि संबंधी कार्यों में खर्च करता है, उसी सैलरी का 10% खाने खर्चे में और उसी सैलरी का 15% बाकी के खर्चों में और बाकी बचा लेता है। तो 25, 10, 35, 15, 50% उसके खर्च हो जाते हैं, यानी आधे खर्च हो जाते हैं और आधे ही बच जाते हैं। हमसे इन्होंने पूछा है कितना हिस्सा बच जाता है, तो आधा बच जाता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे 32 नंबर की। किसी नंबर के बारे में बात हो रही है जो कि 65 से उतना ही बड़ा है जितना वो 95 से छोटा है। ठीक, तो ऑप्शन से करते हैं क्योंकि वही नंबर हमसे पूछा भी है। अगर हम 79 बात करें तो 65 से 14 बड़ा है और 95 से 16 छोटा है, जबकि सेम चीज़ से बड़ा और छोटा होना था, गलत हो गया। दूसरा, अगर वो नंबर 83 है तो 65 से 18 बड़ा है और 95 से 12 छोटा है, फिर से ये ऑप्शन गलत है। अगर आप 75 बात करें तो 65 से 10 बड़ा है और 95 से 20 छोटा है, ये भी गलत हो गया। अगर आप रियल एग्जाम में होते तो डी ऑप्शन को टिक करके आगे आराम से बढ़ सकते थे। इसको यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। 65, इनफैक्ट ये जो 80 है 65 से 15 बड़ा है, 95 से 15 ही छोटा है, तो बस आपको यही चाहिए था। 33 नंबर बात करें तो किसी नंबर और उसके 4/5 के बीच में 16 का डिफरेंस है, यानी x माइनस 4/5 ऑफ x बराबर 16। तो x/5 बराबर 16, तो x है आपका c। आपसे वो नंबर पूछ रहे हैं तो आंसर हो जाएगा डी, 80। बात करेंगे 34 नंबर की। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, अगर एक नंबर x है दूसरा y है तो सम ऑफ स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 74 एंड दी स्क्वायर ऑफ देयर डिफरेंस, यानी पहले उस नंबर का डिफरेंस लीजिए, जो आए उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये 42 है। इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 42। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 74 माइनस 2xy, यहाँ से हो जाएगा 42 माइनस 74 यानी कि माइनस 32 है, माइनस से माइनस गया 2 16 जा, x इंटू वाई आ गया है 16। आपसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी x इंटू वाई 16, यहाँ से सही है ऑप्शन बी। 35 नंबर अगर हम देखें तो एक बोतल शराब जितने की भी आती है उसका 8/10 ये 400 में मिल जाता है। 8 50 जा 50 10 जा 500, वो बोतल 500 की आती है। अभी तक हमें ये पता चल चुका है। तो बोतल जितने की भी आती है उसका 8/5 हमसे पूछा है, यानी 500 का 8/5, यह आ गया है 800, बी यहाँ से सही है। इसके बाद अगर हम देखें 46 नंबर, तो रीजनिंग का सवाल है, लॉजिकल ऑर्डर में इसको हमें व्यवस्थित करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, वेबसाइट, यूआरएल, कंप्यूटर, वेब ब्राउज़र में सबसे पहले तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, उसके बाद उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डला होना चाहिए, और एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया तो आप वेब ब्राउज़र चला लीजिए। वेब ब्राउज़र के बाद आगे बढ़ने के लिए आपको यूआरएल चाहिए और उसके बाद अंत में जाके आप वेबसाइट तक पहुंच पाएंगे। तो 41532 यहाँ से करेक्ट ऑर्डर हो गया, ऑप्शन बी। अगर आप 47 नंबर देखें तो ये भी ऑर्डर का ही सवाल है। सबसे पहले दो टाइप के पेड़ की बात हुई है, एक है पपीते का, दूसरा है सेब का। ये पपीते का, ये सेब एप्पल, दोनों की हाइट सेम दे रखी है। अगर दोनों की हाइट, इनफैक्ट किसी की एक की भी हाइट x है तो दूसरे की भी उतनी होगी, दोनों की हाइट यहाँ पे x आ गई। उसके बाद कभी नीम, कभी बरगद, कभी अंगूर के पेड़ की बात हुई है, लेकिन आखिरी में जो काम का डेटा है वो ये है, द ग्रेप ट्री इज़ स्मॉलर देन द नीम बट टॉलर देन पपाया। अगर आप ग्रेप की बात करें तो पपाया से बड़ा है, और पपाया एप्पल की हाइट सेम है, तो जो ग्रेप पपाया से बड़ा है वो एप्पल से भी बड़ा है। तो अभी तक ग्रेप इन दोनों से बड़ा निकल गया, लेकिन यही ग्रेप नीम से छोटा हो जाता है, यानी कि नीम ग्रेप से बड़ा हो जाता है और साथ ही साथ इन दोनों से बड़ा हो जाता है। तो इन तीनों से बड़ा आपका नीम हो गया। उसके बाद और पीछे चलें तो नीम इज़ स्मॉलर देन बनियान, बनियान नीम से भी बड़ा हो गया और साथ में इन तीनों से भी। तो 5 पेड़ थे, सबसे बड़ा कौन है? बनियान ट्री, और वही हमसे पूछा भी है, ए। नेक्स्ट बात करें 48 नंबर की, तो एक फ़ोटो को दिखाते हुए दीपक ने क्या कहा, ये कुसुम है। वह मेरे पिता की सास, तो पिता की सास यानी मेरी नानी, नानी के पति हो गए नाना, नाना की एकमात्र बेटी मतलब माँ, वह मेरी माँ की बेटी है, मतलब मेरी तो बहन हुई। तो कुसुम कौन है फिर दीपक की? तो बहन हुई, बी। 49 नंबर बात करें तो कल के 2 दिन बाद, कल के बाद का दिन, सॉरी कल के बाद का दिन यानी परसों शनिवार है, तो आज क्या है? थर्सडे। तो कल, कौन सा कल? पिछले वाला कल, यस्टरडे आप देख सकते हैं। तो पिछला कल रहा होगा वेंसडे, उससे 2 दिन पहले का दिन पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात है मंडे होगा, बी। 50 नंबर बात करते हैं असर्शन और रीज़न। सबसे पहले स्टेटमेंट आपके सामने है कि जितने भी रेलवे के कर्मचारी थे उन्होंने अपनी हड़ताल रद्द कर दी, और ये हड़ताल चल किस लिए रही थी? निजीकरण के खिलाफ चल रही थी। तो पहले में एम्प्लॉय लोग ने क्या किया? हड़ताल रद्द कर दी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है कि रेलवे के वही कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। तो दोनों स्टेटमेंट में अंतर है। पहले में बोला जा रहा है कि जो हड़ताल चल रही थी वो रद्द कर दी, दूसरे में बोला जा रहा है कि नई हड़ताल पर चले गए क्योंकि निजीकरण से उनकी नौकरी का खतरा था।
दोनों का संबंध एक दूसरे से नहीं है कि ये हुआ तब ये हुआ, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ए और बी किसी स्वतंत्र कारण का परिणाम है, मतलब इसका अलग रीज़न है, इसका अलग रीज़न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 से 85 के बीच में हमें बात करनी है डेटा इंटरप्रिटेशन के एक सेट की। अगर आप एक्स एक्सिस में देखें तो 2018, 19, 20 और 21 4 साल दिए गए हैं, और वाई एक्सिस पर 3 टाइप की व्हीकल की बात हो रही है। काले रंग से जीप को दिखाया जा रहा है, बैंगनी यानी पर्पल से सेडान गाड़ी को दिखाया जा रहा है, और येलो कलर से एसयूवी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब मान लीजिए साल 2018 में हम जीप की बात करें तो 400 जीप नहीं बिकी हैं, इनटू 1000 यूनिट्स बिकी हैं। ऐसे ही आप पूरे डेटा को इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 81 नंबर से। तो इनमें से कौन से टाइप की कार है जिसमें हाईएस्ट इंक्रीमेंट देखने को मिला है 2018 से 2021 तक? तो सबसे पहले जीप की बात करें तो 2018 में जीप बिकी हैं 400 और 2021 में बिकी हैं 700, तो 300 का फ़र्क पड़ा है 400 पे, यानी कि 300/400 3/4 ये होता है 75%। इतने से बड़ा है। अगर आप सेडान की बात करें तो 2018 में बिकी हैं 350 और 21 में 525, इनके बीच का अंतर हुआ 175, 350 पे 1/2 यानी 50% इंक्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाईएस्ट इंक्रीमेंट, तो सेडान में कम हुआ है ना जीप से, तो सेडान वाली पॉसिबिलिटी ख़त्म। अब एसयूवी एक बार और देख ले रहे हैं। 2018 में 50 और 2021 में 650, तो 12 गुना से ज़्यादा हो रहा है, 1200% के आसपास आंसर आ रहा है। एसयूवी यहाँ से सही है, सी। नेक्स्ट बात करें 82 नंबर की, तो आपको इसमें निकालनी है ग्रोथ रेट। एसयूवी के केस में 2018 से 2021 तक, तो ग्रोथ रेट कैसे निकलता है थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट 2018 और 2021 की बात करेंगे। एसयूवी के केस में ये 50, ये 650, तो 600 का इंक्रीमेंट हुआ है 50 पे, यानी 1200%। और कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ? ये एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार इंक्रीमेंट हुआ है, तो 3 से काट देंगे तो हर साल के हिसाब से ऑन एन एवरेज 400% का ग्रोथ हुआ है, सी। आगे बात करेंगे 83 नंबर की, तो रेशियो आपको निकालना है सेडान के टोटल सेल का 4 सालों में। तो सेडान यानी कि आपको पर्पल कलर पर फोकस कर लेना है यहाँ पे। ये 4, 3, 7, 4, 11, 5, 16, तो 1600 यही हो गया। 5, 7, 12, 2, 14, 1740 और 10, 1750। और नीचे क्या रखना है? एसयूवी को। तो ये 200, 300, 500, 600, 1100, 1150, 523 ज़ा 535 ज़ा 35/23 बी। इसके बाद बात करेंगे 84 नंबर की, तो जितनी भी ये कैटेगरीज हैं, चाहे आप जीप की बात करें, सेडान की बात करें, एसयूवी की बात करें, इनका जो इंक्रीमेंट आपको 2020 से 2021 को देखने को मिला था, वही इंक्रीमेंट 2021 से 2022 तक देखने को मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में बोल दिया। तो सबसे पहले आप क्या करिए, साल 2022 में तीनों कैटेगरीज की अलग अलग सेल कितनी है वो निकालिए और इनको जोड़ के टोटल सेल निकाल दीजिए। सबसे पहले जीप की बात करेंगे। साल 2020, साल 2021, 550, 700, तो 150 का फ़र्क पड़ा है 550 पे। इंटू 100 करके आप निकाल सकते हैं क्या परसेंटेज? 5 2 ज़ा 5 11 ज़ा 300/11%, यानी 1/100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज हटा दिया। इतने से इंक्रीमेंट हुआ है, तो 100 प्लस अलग से ही करना पड़ेगा। 1400/11 इंटू 1/100 और 700, क्योंकि 2021 में सेल इतनी है। 9800/11, ये आपको 890 के आसपास मिलेगा। इस 890 को आप ध्यान रखिए। तो साल 2022 जीप की कैटेगरी की वैल्यू है 890। उसके बाद बात करेंगे सेडान की, तो ये 475, ये 525, तो 25 25 50 का इंक्रीमेंट हुआ 475 पे, इंटू 100 किया, 25 4 ज़ा 25 19 ज़ा, तो ये हुआ है 200/19%। 100 प्लस करेंगे क्योंकि इतने से बढ़ाया है। 2100/19 परसेंटेज का मतलब 1/100 इंटू 525, ये करेंगे 25 चौके 25 दूनी 50, 21, 2100 इंटू 21/19 चौके 76, तो ये कितना मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा 580 के आसपास, ठीक। उसके बाद बात करेंगे एसयूवी की, ये 300, ये 650, तो 350 का इंक्रीमेंट हुआ है 300 पे। 100 प्लस करेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज पता चल जाएगा। 5 7 ज़ा 5 6 ज़ा 607/6
परसेंटेज यानी इंटू 1/100 किससे करेंगे, 650 से। 607 इंटू 13/6 दूनी 12। ये कैलकुलेशन आप करिए वीडियो पॉज करके और बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो ये जो आंसर है ये 1408 आएगा। इससे पहले 580 हमने निकाला था और उसके पहले हमने कितना निकाला था, 890, 580 और 1408, यही तो निकाला था। 8 9 8 17 का 7, हाथ से लगा 1, 8 5 13 1 14 4 18, 2878 अप्रॉक्सीमेट यहाँ से सही हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे 85 नंबर क्वेश्चन की, जो इस पर्टिकुलर सेट का आखिरी क्वेश्चन भी होगा। साल 2021 में टोटल कार की बिक्री, तो बस इन तीनों को जोड़ देना है। 7 6 13 5 18 5 2 7, 1875 इंटू 1000 यानी कि बी। इसके बाद हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 की, जिसमें हमें इस वाले डेटा सेट का ध्यान रखना है। बात करें एक्स एक्सिस की, तो 4 मोबाइल कंपनीज़ की बात हो रही है। एप्पल जो कि रेड से दिख रहा है, बैंगनी से दिख रहा है ओप्पो, हरे से दिख रहा है वीवो और वॉयलेट से दिख रहा है सैमसंग। अब कितनी इंटू 1000 यूनिट्स मोबाइल बिकी, इस बात की इन्फॉर्मेशन आपको वाई एक्सिस में मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल साल 2019 में एप्पल की बात करें तो 3 नहीं 3 इंटू 1000 3000 मोबाइल बिके हैं एप्पल के। इसी तरीके से आपको डेटा को आगे भी इंटरप्रेट करना है और क्वेश्चन नंबर 86 से शुरुआत करनी है। तो परसेंटेज इंक्रीज़ बताइए ओप्पो मोबाइल के बारे में 2019 से 20। तो ओप्पो यानी कि ये बैंगनी वाले पे आपको ध्यान रखना है। 2019 3.5, 2020 4, 0.5 का इंक्रीमेंट हुआ है 3.5 पे, 1/7 यानी 14 पॉइंट समथिंग, इतने ही परसेंटेज से बढ़ा है डी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें 87 नंबर की, तो परसेंटेज इंक्रीज़ बताइए सभी 4 ब्रांड से 2019 से 21 के बीच में। तो ये 2019, ये 2021, ये 6 3 9 1 10 5 15 3 18 और ये कितना है 6.5 का डबल 13 5 18 8 26.5। इनके बीच कितने का डिफरेंस है, 8.5 का बाई 18 इंटू 100, 8500/18, 18 चौके 72, उसके बाद 18 7 जा 14.22% यहाँ से सही हो गया सी। 88 बात करें तो ध्यान से कवर करने की ज़रूरत है प्रश्न को। किसी एक साल, ये जो 2020, 19 और 21 है, इनमें से किसी भी साल की अगर आप बात करें तो किसी पर्टिकुलर ब्रांड की जो सेल है उस साल जितने भी सेल का डेटा दिया हुआ है और उसी साल आपको चारों ब्रांड की एवरेज सेल भी निकालनी है और कंपेयर करना है। अगर कोई मोबाइल कंपनी उस साल चारों के एवरेज से ज़्यादा मोबाइल बेच रही है तो उसको मेडल दे दिया जाएगा। किसको सबसे ज़्यादा मेडल मिले हैं, ये चीज़ हमें निकालनी है। तो 2019, 2020 और 2021 के लिए हम लोग को एवरेज निकालना पड़ेगा सबसे पहले, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें। 6 3 9 1 10 5 15 3 18, 18/4 हुआ 4.5, यहाँ लिख दिया। 2020 में 5 7 12 1 13 4 17 4 21.5, 21.5/4, ये हो गया 5.3 अप्रॉक्सीमेटली। 2021 की बात कर लेते हैं। 6.5 का डबल 13 5 18 8 26.5, तो 26.5/4 क्या हो गया, 6.6 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। तो बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल साल 2019 में है 3, एवरेज है 4.5, इसको नहीं मिलेगा। उसके बाद वीवो की बात करें, इसको भी नहीं मिलेगा 3.5, क्योंकि एवरेज 4.5 है। बात करें वीवो की तो इसको मिल जाएगा, क्योंकि इसने 5 बेचे हैं जबकि एवरेज 4.5 है, तो वीवो को 1 मिल चुका है। उसी तरीके से सैमसंग को भी 1 मिल जाएगा, क्योंकि उसने बेचे हैं 2019 में 6.5 जबकि एवरेज है 4.5 का, तो सैमसंग को भी 1 मिल चुका है। 2020 बात करें तो एवरेज 4.5 है और एप्पल ने 4.5 ही बेचे हैं। क्वेश्चन में साफ बोला है मोर देन एवरेज, बराबर में काम नहीं चलेगा। उसके बाद ओप्पो की बात करें, पर्पल में तो नहीं चलेगा क्योंकि 4.5 एवरेज है, ये सिर्फ आपका कितना बेच रहा है 4। वीवो की बात करें 5.5, एवरेज 5.3 है, 2020 से ही कंपेयर करना है, तो वीवो को 1 और मिल चुका है, तो 1+1। ऐसे ही सैमसंग के बारे में देख लेंगे, 7.5 बेचे हैं जबकि उस साल एवरेज है 5.3, इससे भी 1 मिलेगा, तो ये 1+1। अगर आप बात करें 2021 की, तो एवरेज है 6.6, एप्पल को मिला है इतना, तो एप्पल तीनों साल एक भी मेडल नहीं जीत पाया, तो मैक्सिमम कहाँ से जीतेगा, गलत। उसके बाद बात करें अगर ओप्पो की, तो 5, यहाँ 6.6, ये भी नहीं, ये 6.5, एवरेज 6.6 है, ये भी नहीं। सैमसंग 8.5 है, एवरेज 6.6 है, इसको मिल गया, सैमसंग जीत गया 3 मेडल के साथ, वीवो 2 ही पे रह गया, तो मैक्सिमम सैमसंग के पास है, सी। बात करें 89 नंबर की, तो परसेंटेज इंक्रीज़ आपको बतानी है
एप्पल के बारे में 2020 से 21, 2020 में एप्पल ने 4.5, 2021 में 6.5, तो 2.5 का फ़र्क हुआ 4.5 पर, यानी 5/9। तो 1/9 कितना होता है, 11 पॉइंट समथिंग। ये 2.5 बाई 4.5, इसे लिख सकते हैं 5/9। ठीक, 5/9 इंटू 100 हो जाएगा 44.4% बी। बात करें 90 नंबर की, तो साल 2022 की बात हो रही है, जबकि डेटा हमें 2021 के लिए ही दे रखा है। तो कुछ कंडीशन लगेंगी जिनको हमें आगे देखना पड़ेगा। तो साल 2022 में क्या हो रहा है, तो हर एक ब्रांड की सेल की अगर हम बात करें तो वो उतने ही परसेंटेज से बढ़ेगी जितना वो 2021 में बढ़ी थी 2020 के मुकाबले। अगर आप एप्पल की बात करें तो 4.5 से 6.5, 5/9, इतने से ही तो बढ़ी थी। 1 + 5/9 यानी कि 14/9 हमें करना पड़ेगा 6.5 का, क्योंकि ये जो 6.5 है ये एप्पल की सेल है 2021 में। 84.5/9 ये कितना हो रहा है, 9.3, तो एक वैल्यू तो हमने निकाल ली। उसके बाद अगर आप बात करें पर्पल वाले की, तो 4 से हुआ 5, 1/4, 1/4 से बढ़ाइए, मतलब 5/4 करिए 5 को, तो 5/4 इंटू 5, 25/4, ये 6.25 हो रहा है, ये भी निकाल लिया। उसके बाद ये 5.5 से 6.5 यानी 1 बढ़ रहा है 5.5 पे, 2/11 से बढ़ाइए यानी कि 13/11 करिए किसको, 6.5 को, 6.5 इंटू 13/11, ये 7.6 हो रहा है, ये भी निकाल लिया। उसके बाद ये 7.5 से 8.5 हुआ, एक का फ़र्क पड़ा 7.5 पे, इसे आप 2/15 भी लिख सकते हैं। इसका 8.5 का, क्योंकि 2021 में सैमसंग की सेल है। तो 2/15 नहीं, 1 प्लस से बढ़ाना पड़ेगा, 17/15 इंटू 8.5, 17 इंटू 8.5/15, ये आपको मिल रहा है 9.6। अब हमको निकालना है नया एवरेज, तो नया सम निकालेंगे पहले। 9.3 प्लस 6.25 प्लस 7.6 प्लस उसके बाद आखिर का 9.6, ये 32.75 हो रहा है। इसको 4 से हम काट देंगे तो हमें एवरेज पता चल जाएगा। 8.2 आ रहा है अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 282.2 समथिंग आना चाहिए, डी यहाँ से सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए हमें बात करनी है इस डेटा इंटरप्रिटेशन के सेट के बारे में। नया सेट है हमारे सामने, एक कंपनी की बात हो रही है जिसका नाम है ABC लिमिटेड। 8 ईयर्स हमें देखना है Y1 से लेकर Y8 तक। इन्होंने कितने के सामान बेचे, ये रिवेन्यू है, इनकी जेब से कितने लगे, ये कॉस्ट है, इनके बीच का डिफरेंस इनका प्रॉफिट होगा। टैक्स किस पे दिया जाता है, जो आप प्रॉफिट घर लेके जाते हो तो उस पर टैक्स कितना है, इस बात की जानकारी दी हुई है। तो 91 नंबर में शुरुआत करेंगे हम लोग। Y7 में कितना टैक्स दिया, तो कितनी कमाई की ये देख लेते हैं। 1400 माइनस 1040 यानी 360, इसका 23% देना है। बस ये सॉल्व कर लीजिए, तो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 20% इसका निकालिए, 72, 3.6 हुआ 1%, 3 टाइम्स इसका कर देंगे 10.8, 82.8 यहाँ से सही हो गया सी। इसके बाद हमें बात करनी है 92 नंबर की। करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है Y8, Y6 और Y2 के बारे में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स घटाने के बाद। तो सबसे पहले ये लीजिए Y2, 900 का सामान बेचा, 650 की लागत थी, तो 250 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। 12% उस पर टैक्स ही दे दिया, तो बचा कितना, 88% ऑफ 250। सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 25, 54 ज़ा 55 ज़ा 422 ज़ा, ये आ रहा है 220। उसके बाद बात करेंगे ये Y6 की, तो 1300 माइनस 1000 यानी 300 का 20% टैक्स दे दिया, तो इसका 80% बच गया 240। तो Y2 है 220, Y6 है 240। तो जिस ऑप्शन में Y2 को Y6 से ज़्यादा दिखा रहा है उसको काट देंगे। यहाँ पे बराबर दिखा रहा है Y6 और Y2 को, जबकि सीधे से दिख रहा है Y6 ज़्यादा है। और उसके बाद Y8 और देख लेते हैं, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे अभी भी जीवित हैं। 1650 माइनस 1200, 450 का 95% 405 हो गया, तो Y8 बड़ा है Y6 से, जो कि बड़ा है Y2 से। ये करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए।
इसके बाद 93 नंबर अगर आप देखें, Y1 से Y8 टोटल निकालना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का इन सब का। तो यहाँ पे तो 220 आएगा, ये देख चुके हैं, सॉरी 200 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, उसका 90% 180 होना चाहिए। उसके बाद ये 220 होना चाहिए, ये 300 का 88%, यानी 88 इंटू 3 264। उसके बाद 250 का 85%, 212.5। 1150 माइनस 850, 300 का 20% टैक्स दे दिया तो 80%, अगेन 240। उसके बाद ये 300 का यहाँ पे भी फिर से वही 240, और ये अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, ये 23% आपने टैक्स दे दिया, 77% आपको लेना है 360 का, यानी 77 इंटू 360 बाई 100, 277.2, और ये तो खैर 405 है, निकाला था। इन सबको जोड़ के आपको 8 से डिवाइड कर देना है, तब जाके एवरेज आएगा, यानी 180 प्लस 220 प्लस 264 प्लस 212.5 प्लस 240 प्लस 240 प्लस 277.2 प्लस 405, ये आ रहा है 2038.7। इसको अगर हम 8 से काट दें, इनफैक्ट 8 से काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे सम पूछा था तो 2038 पॉइंट समथिंग आना था, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक थी, ये 405 नहीं 427 पॉइंट समथिंग होगा, तो 38 14 52, ये यहाँ से डी सही हो गया। उसके बाद 91 से 95 तक एक और डेटा सेट हमको सॉल्व करना है, और इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 94। ABC लिमिटेड ये जो कंपनी है, इसने Y4 में कितना टैक्स दिया है, तो 1000 माइनस 750 यानी 250 का 15%, तो 10% हो गया 12, 5 मतलब 25 और 12.5 37.5 सी। इसके बाद आपको टोटल रिवेन्यू देखना है 8 के 8 साल का, इन सबको जोड़ के लिख देना है, तो 6 9 15 10 25 10 35 10 45 और 150 यानी 4650, 1300 5950, 14 7350 और 1650 9000 सी। इसके बाद अगला डेटा सेट हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 के लिए, जिसमें एक देश की बात हो रही है और उसके 5 साल का डेटा हमें दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले कॉलम नंबर 1 में साल दे रखे हैं Y1 से लेकर Y5 तक, एक्सपोर्ट बटे इंपोर्ट का रेशियो दे रखा है इन सभी सालों के लिए। 96 नंबर से शुरुआत करेंगे। ईयर 2 और ईयर 4 में टोटल ट्रेड सेम है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट मिला के सेम है, और ईयर 4 का एक्सपोर्ट हमें पता है 215। ईयर 4 का जो एक्सपोर्ट है वो रेशियो के हिसाब से 4 का मतलब हुआ 215, तो इसका टोटल निकाल लेते हैं, 4 7 11, 215 इंटू 11/4, ये आपको 591.25 मिलेगा सॉल्व करने पर, ठीक। और यही 591.25 इसके लिए भी हो जाएगा, क्योंकि टोटल Y2 Y4 में सेम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो Y2 में हमें निकालना है इंपोर्ट, तो टोटल चीज़ 10 6 16, 16 की वैल्यू इतनी है, तो 10 की कितनी होगी, ये 591.25 इंटू 10/16 हो जाएगा, जो कि आपको 221 पॉइंट समथिंग मिलेगा सॉल्व करने पर ए। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर। इसमें Y3 में इस वाले साल में टोटल ट्रेड दे रखा है 1083, यानी 5 की वैल्यू है 1083, तो डिफरेंस बताना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1083.5, 200 और उधर 16 पॉइंट समथिंग, 216 पॉइंट समथिंग सी। इसके बाद 98 नंबर अगर हम बात करें तो इसमें टोटल ट्रेड ईयर 1 का दे रखा है कि वो ईयर 5 में जितना भी टोटल ट्रेड होगा उसका दोगुना होगा, तो ईयर 1 में टोटल ट्रेड हमें दे रखा है 4700, जो कि डबल है Y5 के मुकाबले, तो Y5 का इसका आधा होगा, ये होगा 2350, इतना हो जाएगा। डिफरेंस हमको बताना है एक्सपोर्ट का ईयर 1 और ईयर 5 का, तो ईयर 1 का एक्सपोर्ट कैसे निकालें, ईयर 1 के लिए 9 8 17, 17 की वैल्यू है 4700, एक्सपोर्ट यानी 9, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4700 इंटू 9/17, 4700 इंटू 9/17 होगा ऑलमोस्ट 2488 के बराबर,
और अगर आप इसमें बात करें Y5 में, तो 12 11 23, 23 की वैल्यू है 2350 और निकालनी किसकी है 11 की, तो ये होगा 2350 इंटू 11 बाई 23, 2350 इंटू 11 बाई 23, ये हो जाएगा 1123.9, इतना हो जाएगा 1123.9 और 2488 के बीच में डिफरेंस देखना है। ये लगभग 1364 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है और चूंकि हमें अप्रॉक्स बताना है इसलिए 1365 यहाँ से सही हो रहा है डी। तो टोटल ट्रेड हमें 5 साल के लिए दे रखा है इतना 3400, 3200, 2400, 3520 और 4600। तो डिफरेंस हमको निकालना है एवरेज एक्सपोर्ट का और एवरेज इंपोर्ट का। तो एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहले अगर हम देखें 17 की वैल्यू है 3400, तो एक की वैल्यू है 200, ये 1800, ये 1600, ये हुआ डिफरेंस हुआ 200, ये 16 की वैल्यू है 3200, एक की वैल्यू 200, तो ये 2000, ये 1200, डिफरेंस हुआ 800 का। जो डिफरेंस है उसको ऐसे लिखते जा रहे हैं। उसके बाद 5 की वैल्यू है 2400, तो एक की हो जाएगी 480, तो 3 की हो जाएगी 480 इंटू 3, 1440, और 2 की 480 का डबल 960, डिफरेंस हो जाएगा 1440 माइनस 960, 480 का। 3 डिफरेंस हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद 4 7 11, 11 का मतलब है 3520, तो एक का मतलब है 320, 320 का 4 टाइम्स 1280 और 320 का 7 टाइम्स 2240, डिफरेंस हुआ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 960 अगेन। उसके बाद 23 की वैल्यू है 4600, तो एक की वैल्यू है 200, ये 2200, ये 2400, डिफरेंस हुआ 200। उसके बाद सारा डिफरेंस लेके और हम लोग एवरेज उसका निकाल लें तो 64 करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। और चूंकि डिफरेंस देख रहे हैं इसलिए डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता नहीं है, तो नेगेटिव जो भी आंसर आ रहे हैं वो ऐसे ही चले जाएंगे। डिफरेंस निकाल रहे हैं 64 यहाँ से सही हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि सारा एक्सपोर्ट का एवरेज निकालिए, सारा इंपोर्ट का निकालिए और दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। 100 नंबर और आखिरी क्वेश्चन की इस पूरे सेट में हम लोग बात कर रहे हैं। कंट्री 1 का टोटल ट्रेड ईयर 1 में 3200 है, टोटल ट्रेड 17 बराबर 3200 ये है, तो हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। बिकॉज पूछा हुआ है हमसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस, 9 में 8 गया 1, तो क्या कर सकते हैं 3200 बटे 17, यही तो कर सकते हैं, जो कि 228 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये आपका करेक्ट आंसर है।